guys, welcome to your own channel Biology Circle or NEET CBSE Biology Circle. Today we are going to talk the first chapter of class 11th, that is the living world. So guys, without any waste of time, we directly start the chapter, the living world. मेनली लिविंग वर्ल्ड से इस चैप्टर में अपन सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे क्या। इस चैप्टर में अपन लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कंपैरिजन देखेंगे कि अपन किस ऑर्गेनिज्म को अपन लिविंग कह सकते हैं और किस को अपन नॉन लिविंग कह सकते हैं। उसके बाद कुछ की टर्म्स आते हैं लाइक हर्बेरियम, टैक्सोनॉमिकल, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और जूलॉजिकल पार्क, इन सब को आज अपन अच्छे से डिटेल स्टडी करेंगे। गाइस, वन शॉट वीडियो रहेगी। So let's start the chapter. The living world. The living world से अपन सबसे पहले इसमें ही आ रहा है living. Guys, living. Now what is living? We all know that living means anything. अपन कह सकते हैं which has life. Anything which has life. मतलब नॉर्मल लिविंग अपन हिंदी में किसे कहते हैं? जो जिंदा होता है, ठीक है? और नॉन लिविंग or non-living. So these mainly are two words which directly opposite to each other. Living, non-living, non-living, living, living, non-living. So first of all, अपन को तो पता है कि living अपन देख के पहचान सकते हैं कि हाँ animals are living, human beings are living, plants are living. Like this blackboard is non-living, this marker is non-living. तो अपन तो कह सकते हैं, पर कुछ तो है जिसके बेसिस पे अपन इन सबको लिविंग और नॉन लिविंग में क्लासिफाई कर रहे हैं, कुछ तो है। तो आज सबसे पहले अपन वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिससे अपन लिविंग और नॉन लिविंग को क्लासिफाई कर पाते हैं। द पॉइंट्स थ्रू व्हिच वी क्लासिफाई और द डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। सो फर्स्ट पॉइंट मेटाबॉलिज्म। First point, or let's start with basic one. Let's start with basic one, growth. Let's start with basic one, growth. Means guys, अब लिविंग कोई भी लिविंग स्ट्रक्चर है तो ग्रोथ तो होगा, उसका लिविंग स्ट्रक्चर है तो ग्रोथ तो होगी। अब ग्रोथ से मीन्स अपन क्या कहना चाहते हैं? ग्रोथ मीन्स उसके स्ट्रक्चरली या उसके ओवरऑल फॉर्म में टाइम के साथ ग्रो आना। अब नॉर्मली मैंने ये पॉइंट लिखा ग्रोथ, तो आप सबने ये मान लिया कि हाँ ग्रोथ इज कह सकते हैं द पॉइंट टू डिफरेंशिएट लिविंग और नॉन लिविंग, और वी कैन से दैट ग्रोथ इज द एसेंशियल फीचर ऑफ लिविंग थिंग। पर अब माना हाँ ग्रोथ मेनली है कि लिविंग और नॉन लिविंग को अपन अलग कर सकते हैं, पर गाइस देयर आर एक्सेप्शन। अपन ग्रोथ को एक कह सकते हैं कि एग्जैक्ट फीचर नहीं कह सकते लिविंग का, ग्रोथ को एग्जैक्ट फीचर नहीं कह सकते लिविंग का। या अपनी अर्थ पे अलग अलग प्लांट्स है, तो ऐसे प्लांट्स भी है जो अपनी ग्रोथ शो नहीं करते, पर वो लिविंग तो है। तो यस, ग्रोथ इट इज द मेनली सेड इट इज द फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स बट नॉट द एग्जैक्ट वन। विदाउट एनी एक्सेप्शन इट इज नॉट। सेकंड वन, metabolism. Now class 11 students must study this in class 9 that what is metabolism होता क्या है? मेटाबॉलिज्म सिंपली देखे तो ह्यूमंस में देख ले, ह्यूमंस में मेटाबॉलिज्म क्या है? अपन फूड पार्टिकल या मतलब ओवरऑल मेटाबॉलिज्म क्या है? किसी भी पार्टिकल से एनर्जी लेना और फिर वेस्ट मटेरियल को बॉडी से आउट कर देना, ठीक है? ओवरऑल मेटाबॉलिज्म यही है। अपन कोई चीज ले रहे हैं तो उसका वेस्ट भी अपन को निकालना पड़ेगा, तो ओवरऑल केमिकल प्रोसेस है ये मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म भी एक फीचर है लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करने का, और वी कैन से एसेंशियल फीचर ऑफ लिविंग थिंग मेटाबॉलिज्म, ठीक है? भले आप ह्यूमंस की देख लो, ह्यूमंस में तो अपन को पता ही है मेटाबॉलिज्म, अपन 10th में डाइजेशन लाइफ प्रोसेस में पढ़ा ही है, एक्सक्रीशन। अगर प्लांट्स की देखें तो प्लांट्स भी अपना वेस्ट मटेरियल निकालते हैं इन फॉर्म ऑफ लेटेक्स,
और लाइक ड्राइनिंग ऑफ लीव, लेटेक्स, उनका जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो प्लांट्स निकालते हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म इज द एसेंशियल फीचर ऑफ लिविंग थिंग। थर्ड इज reproduction. Third is reproduction. Now reproduction mainly, अब reproduction अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो अपनी साइकिल तो आगे चलाएगा, अपनी जनरेशन को तो आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन एसेंशियल फीचर है लिविंग का, और टू डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो रिप्रोडक्शन, अब इसके बारे में अपन इतना डिटेल अपन सबको पता है, मेनली अपन कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हैं टू डिफरेंशिएट लिविंग और नॉन लिविंग, और दिस आर द एग्जैक्ट फीचर ऑफ लिविंग थिंग, ठीक है। तो ग्रोथ हुआ, मेटाबॉलिज्म हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ। नाउ द फोर्थ वन इज growth, metabolism. So growth, metabolism and reproduction, and the fourth one, or we can write all in, fourth one is cellular organization, and fifth one is stimuli response, or we can only say that response. तो रिप्रोडक्शन तो देखा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन अपन को पता है, देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन: सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, अब कोई लिविंग थिंग है तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो होगा ही होगा, ठीक है। अपन ऑर्गन, टिश्यू उनकी बात नहीं करते, पर एकदम छोटे से छोटा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो एकदम स्मॉलेस्ट है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो होना ही है, ठीक है। सेल बेसिक और फंक्शनल यूनिट है, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो होना ही है, मतलब ओवरऑल उसकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल से तो बना होगा ही। अगर कोई कॉम्प्लेक्स है तो फिर टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम वो आगे होगा, बस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सही है। नेक्स्ट इज ट्यूबुलर रिस्पॉन्स। ट्यूबुलर रिस्पॉन्स द मोस्ट एग्जैक्ट वन, आई राइट इट हियर, द मोस्ट एग्जैक्ट वन, दैट इज द एग्जैक्ट, वी कैन से द फीचर ऑफ लिविंग थिंग। मींस इन सब में मेनली एक्सेप्शन ग्रोथ में है, पर भले इन सब में एक्सेप्शन हो सकता है, ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगा, बट रिस्पॉन्स टू स्टिमुली इज द मेन थिंग ऑफ डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, और द एग्जैक्ट फीचर ऑफ लिविंग। अब रिस्पॉन्स टू स्टिमुली मींस 10th में अपन ने पढ़ा था, कोई भी एक्सटर्नल मीडियम, कोई भी एक्सटर्नल चीज जिस पे अपनी बॉडी में कुछ चेंज आ रहा हो। रिकॉल द चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ क्लास 10, उसमें अपन ने रिफ्लेक्स एक्शन देखा था, तो इसमें अपन ने पूरा रिफ्लेक्शन का प्रोसेस देखा था। अपन प्रोसेस में अभी डिटेल नहीं करना, तो मैं आपको स्टिमुली का एक एग्जांपल जरिया दे रहा हूँ। उसने कोई भी हॉट चीज या कोल्ड चीज को अपन ने टच किया, तो जैसे ही रिफ्लेक्स एक्शन अपने बॉडी में वर्क किया, तो कोल्ड हॉट चीज वो क्या है, वो स्टिमुली है, मतलब कोई भी एक्सटर्नल चीज जिससे अपनी बॉडी में कुछ चेंज है। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्टिमुली को वो रिस्पॉन्स करेगा ही करेगा, भले ह्यूमंस की बात हो गई, एनिमल्स की बात हो गई, प्लांट्स की बात हो गई। प्लांट्स में भी होता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुली होता है। सन की प्रेजेंस में प्लांट रिस्पॉन्स करता है, सन की एब्सेंस में प्लांट रिस्पॉन्स करता है। सिमिलरली ह्यूमंस का तो अपन को पता ही है, एनिमल भी सेम है। सो रिस्पॉन्स टू स्टिमुली इज द एग्जैक्ट फीचर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। now we come to nomenclature. Or first we biodiversity. Guys, we all know what is biodiversity. The range of organisms, the range of living beings present on earth is biodiversity. मतलब फ्लोरा एंड फौना अर्थ पे अभी अलग अलग रेंज में है, उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। द रेंज ऑफ लिविंग थिंग्स प्रेजेंट ऑन अर्थ मेनली 1.7 to 1.8 मिलियन है। अब बायोडाइवर्सिटी इतनी सारी तो थी, तो अब मेन अब इसके आगे क्या हुआ, अब उस टाइम पे इतने सारे टाइप्स के एनिमल्स थे, इतने सारे टाइप्स के प्लांट्स थे, तो साइंटिस्ट को एक बहुत बड़ी, मतलब कह सकते हैं कि दिक्कत वाली बात क्या हुई पता है ना, कि अब इतने सारे एनिमल्स, इतने सारे प्लांट्स, तो सबका नाम तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना नाम। अब अपन किसी को डिनोट कर रहे हैं, लाइक हॉर्स है, घोड़ा है, तो अपन उसको कैसे बुला रहे हैं, हॉर्स नॉर्मल वे में हॉर्स तो बुला रहे हैं, साइंटिफिक वे की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल नाम से
हॉर्स बुला रहे हैं, तो अब कुछ इसका स्पेसिफिक नाम है कि हाँ इस क्रिएचर को अपन हॉर्स कह रहे हैं। तो साइंटिस्ट के बाद दिमाग में नोमेनक्लेचर की अब वो दिक्कत आनी शुरू हुई। अब नोमेनक्लेचर सिंपली कर देते साइंटिस्ट, पर मेन दिक्कत क्या, एक नोमेनक्लेचर पूरे वर्ल्ड में, अब हर एक एनिमल का अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कंट्रीज में, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग नाम, ठीक है, अलग अलग नाम होता है। अब जैसे राजस्थान में किसी एनिमल का अपन अलग नाम बुलाते हैं, तो बंगाल में उसी एनिमल को किसी और के नाम से बुलाते हैं। इंडिया का एग्जांपल ले रहे हैं, तो ऑल ओवर कंट्री में, ऑल ओवर वर्ल्ड में तो अलग अलग नाम होंगे। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, और a particular scientist that is Carolus Linnaeus, एक साइंटिस्ट था कार्लस लिनानियस, जिसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बनाया। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ये 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं, साइंटिस्ट डिस्कवर द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो अपन कह सकते हैं कि कार्लस लिनानियस डिस्कवर द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या था, उन्होंने ये फिक्स कर दिया कि भले कॉमन नेम ऑल ओवर ऑर्गेनिज्म या भले प्लांट्स का, वो सबकी बात कर रहा हूँ मैं, पूरे वर्ल्ड में भले अलग अलग नेम्स कितने भी होंगे, पर जो साइंटिफिक नेम होगा वो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही रहेगा, एक ही से वो क्रिएचर और प्लांट एक ही साइंटिफिक नेम से ऑल ओवर वर्ल्ड में जाना जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने साइंटिफिक नेम में दो नेम को किया, मींस साइंटिफिक नेम को दो नेम किया, एक था स्पीसीज, एक था जीनस। मींस अ साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ 2 लेटर्स, आगे वाला जो नाम होगा वो स्पीसीज का, और पीछे वाला नाम होगा जीनस का, ठीक है। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये दो वर्ड हो गए, ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में ये था कि ऐसा नोमेनक्लेचर जिसमें किसी क्रिएचर का साइंटिफिक नेम ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम होगा, और वो नेम कंसिस्ट करता होगा स्पीसीज एंड जीनस नेम, ठीक है। लेट्स से एग्जांपल अपन लेते हैं ह्यूमंस का। लेट्स से ह्यूमंस का एग्जांपल लिया, ह्यूमन का, we all know what is the scientific name of human, homo sapiens, homo sapiens, homo sapiens, homo sapiens, homo sapiens। So these two words, homo and sapien, so one represents species and other one is genus name। So this is the scientific name which is derived by Carolus Linnaeus, ठीक है। उसके बाद अलग अलग, हर किसी के अलग अलग नाम पड़े, साइंटिफिक नेम आया ह्यूमंस का होमो सेपियंस, लाइक मैंगो का मैग्निफेरा इंडिका। प्लीज ओपन योर एनसीईआरटी बुक, वहाँ पे एक डायग्राम दिया है, जिसमें मेनली 3-4 लाइक मैंगो, वीट, ह्यूमंस का ये 3-4 नाम दिए, तो उनके साइंटिफिक नेम तो दिया ही है, उसके साथ स्पीसीज नेम, जीनस नेम, क्लास, उसकी फैमिली, उसका किंगडम, वो अभी हम सब देखेंगे। तो वो टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको उसे फुल रिकॉल कर, मतलब एकदम रट लेना, कह सकते हैं कि रट लेना, वो टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का। सो गाइस, अब अपन आगे चलते हैं। कार्लस लिनानियस का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अपन ने देखा, अब अपन आगे चलते हैं इसी में, अब अपन आगे चलते हैं। नाउ गाइस, अपन आते हैं अब अपन आते हैं टैक्सोनॉमिक एड में, टैक्सोनॉमिक एड में आते हैं। नाउ गाइस, व्हाट इज दिस टैक्सोनॉमिक एड? तो गाइस, अब अपन आते हैं टैक्सोनॉमिक एड पे। सो टैक्सोनॉमिक एड पे आने से पहले अपन एक जो ओवरऑल टेबल एक ब्रीफ में पढ़ लेते हैं, फिर अपन आते हैं टैक्सोनॉमिक एड पे, ठीक है। सबसे पहले अपन क्लास कैटेगरीज देख लेते हैं। एक मैं चार्ट यहाँ पे बनाता हूँ आपके सामने। स्पीसीज, जीनस के बाद फैमिली,
ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। अब गाइस अपन ने देखा था कि साइंटिफिक नेम में केवल जीनस और स्पीसीज थे, मतलब हर एक किसी का नेम दो से डिनोट होगा, स्पीसीज नेम और जीनस नेम। अब क्या हुआ, जब बायनोमियल नोमेनक्लेचर आया ना, तो साइंटिस्ट ने उसके बाद अलग अलग एनिमल्स को क्लासिफाई करना चालू कर दिया, मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म, पहले प्लांट्स कि हर एक लिविंग बीइंग को क्लासिफाई करना चालू कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी, ऑन डिसिमिलरिटी। ठीक है, लाइक अपन ने किंगडम के बारे में पढ़ा था, क्लास 10th में पढ़ा था, एनिमेलिया, फाइलम, उनके अंदर भी अपन ने पढ़ा था। तो अपन अभी उस पे नहीं आते, अपन मेन देख रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, इन सबको क्लासिफाई कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। ठीक है, लेट्स से एग्जांपल स्पीसीज। व्हाट आर स्पीसीज? अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड organism, a group of living a group of related living organism। ठीक है, organism कहते हैं living being। ठीक है, मीन स्पीसीज में वो उन्होंने स्पीसीज मतलब सबसे माइनर वाला है, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, जब हम क्लासिफाई कर रहे थे ना, तो स्पीसीज में सबसे ज्यादा सिमिलरिटीज थी। ठीक है, यहाँ से चालू किया था एक ग्रुप बाई, फर्स्ट मीन्स ये, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। मीन जैसे जैसे अपन इस टेबल में ऊपर में, मतलब ये भी इसके ऊपर ही है, जैसे जैसे इस टेबल में अपन ऊपर जाते जाएंगे ना, वैसे वैसे क्लासिफिकेशन पे वैसे वैसे क्रिएचर्स के बीच में, ऑर्गेनिज्म, लिविंग बीइंग के बीच में सिमिलरिटीज कम होती जाएगी। मीन जैसे जैसे अपन ऊपर जाते जाएंगे, सिमिलरिटीज 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 डिक्रीजेस, सिमिलरिटीज डिक्रीजेस, डिक्रीजेस, सिमिलरिटीज डिक्रीजेस, सिमिलरिटीज डिक्रीजेस। जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे, सिमिलरिटी डिक्रीज होती जाएगी। अब जीनस क्या, फैमिली क्या, ऑर्डर क्या, क्लास क्या, स्पीसीज तो सिमिलरली अपन को पता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। स्पीसीज और ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपस में बहुत हद से ज्यादा सिमिलरिटी मैच करती है। जीनस अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज, जीनस अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज, मीन अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज इज जीनस। मतलब जैसे जैसे आप याद रखने की जरूरत नहीं है, स्पीसीज की डेफिनेशन याद रखनी है, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड लिविंग बीइंग। उसके बाद जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना, उनका ग्रुप, species a group of related living being। now group of genus, a group of species, genus, group of genus, family, group of family, order, group of order, class, group of class, phylum and group of phylum, kingdom। means जैसे जैसे अपन ऊपर जाते जाएंगे लिविंग बीइंग में या ऑर्गेनिज्म में, जो सिमिलरिटीज होगी वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। या अब या फिर अपन स्टार्ट यहाँ से देखें, किंगडम, लेट्स से किंगडम प्लांटे या किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, किंगडम एनिमेलिया की बात करें तो उसमें फिर अलग अलग फाइलम्स होते हैं, फाइलम प्रोपोरिफेरा, फाइलम मोनेरा, फाइलम एकिनोडर्मेरा, फाइलम एनिलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, उसके बाद फाइलम के पास क्लास होती है, क्लास लाइक 11th के अपन एनिमल किंगडम में चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। फिर भी अपन को बेसिक, जैसे क्लास में ऑस्टियोपोरोसिस, क्लॉन्टिसाइटिस, क्लास एप्स, मैमल्स। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर होता है फैमिली। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे अपन ऊपर से नीचे आ रहे हैं, सिमिलरिटीज बढ़ती जा रही है, और नीचे से ऊपर जा रहे हैं, सिमिलरिटीज घटती जा रही है। तो ये था उन्होंने क्लासिफिकेशन किया और वो ऑर्गेनिज्म का। इसमें आपको इतना डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं, केवल आप एक वो एनसीईआरटी का लेट से मैं आपको शो करता हूँ। एनसीईआरटी का ये वाला, एनसीईआरटी का ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपको एकदम मीन्स रख दिमाग में फिट कर लेना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम, टेबल 1.1, टेबल 1.1, आई मार्क इट हियर, टेबल 1.1, टेबल 1.1। ठीक है, अब तो ये आपको मेनली कंसेप्ट समझना था इसका। उसके बाद एनसीईआरटी में एक रीड मारना और कुछ करना नहीं है, एनसीईआरटी में केवल रीड मारना है, बाकी उसमें केवल ये लिखा है। अब आते हैं अपन टैक्सोनॉमिक एड पे, टैक्सोनॉमिक एड पे, टैक्सोनॉमिक एड पे। सो गाइस अब अपन आता है टैक्सोनॉमिक एड पे, मींस वन शॉट है, लास्ट टॉपिक टैक्सोनॉमिक एड। उसके बाद अब हम नीट के एमसीक्यू 1 मिनट गाइस, उसके बाद अपन नीट के अवश्य हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्सोनॉमिक एड, टैक्सोनॉमिक एड। अब गाइस क्या है टैक्सोनॉमिक एड? कह सकते हैं टैक्सोनॉमिक एड इज द collection of plants and animals to
मीन्स कह सकते हैं टैक्सोनॉमिक एड में अपन क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के कलेक्शन करके रखते हैं, कलेक्शन कह सकते हैं, हाँ कलेक्शन नॉर्मल कंसेप्ट समझ रहे हैं अपन, कलेक्शन करके रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल म्यूजियम क्या है, म्यूजियम क्या है, अपन म्यूजियम में जाते हैं, ये स्केलेटल सिस्टम, डायनासोर्स प्रिजर्व करके रखते हैं। जूलॉजिकल पार्क क्या है, वहाँ पे अलग अलग एनिमल्स को अंडर ह्यूमन केयर रखा गया है, ठीक है, वहाँ पे अपन एक टाइप ऑफ साइट सीइंग भी है ही है, और एनिमल्स को वहाँ पे रखा गया, किन एनिमल्स को, जो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल उन सबको अपन टैक्सोनॉमिक एड कहते हैं। टैक्सोनॉमिक एड कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्रिजर्व, कह सकते हैं प्रिजर्व, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने अलग अलग वेज निकाले टू कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। किसके कारण से, किस लिए, ऐसा क्यों किया, नॉर्मल वे में थोड़ा सोचो यार। अब म्यूजियम है, जूलॉजिकल पार्क है, क्यों है जूलॉजिकल पार्क, क्यों, आप ही बताओ जूलॉजिकल पार्क क्यों, जहाँ पे एक्सटिंक्ट एनिमल्स को अंडर ह्यूमन केयर रखा गया है, ठीक है, ताकि उनकी स्पीसीज वर्ल्ड से एक्सटिंक्ट ना हो पाए, ठीक है, उनकी स्पीसीज वर्ल्ड से एक्सटिंक्ट ना हो पाए। सिमिलरली तो टैक्सोनॉमिक एड अपन ने समझा कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मेनली सिंपल वे है, ठीक है। डेफिनेशन कोई नहीं पूछता, टैक्सोनॉमिक एड की डेफिनेशन कोई नहीं पूछता, ठीक है। अब सबसे पहला जो टैक्सोनॉमिक एड आता है ना, वो आता है हर्बेरियम, गाइस, हर्बेरियम। अब नाउ गाइस, व्हाट इज हर्बेरियम? हर्बेरियम क्या होता है, जो प्लांट्स की स्पीसीज होती है ना, प्लांट्स की स्पीसीज, अब ऐसा नहीं है कि एनिमल्स ही एक्सटिंक्ट होता है, प्लांट्स की भी स्पीसीज बहुत सारी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ठीक है। और अगर अभी भी अपन ने हर्बेरियम वाला टैक्सोनॉमिक एड अपनाया ना होता ना, तो अभी जितनी प्लांट्स की स्पीसीज हमारे पास है ना, वो भी कब की एक्सटिंक्ट हो चुकी होती, ठीक है। तो हर्बेरियम क्या है, हर्बेरियम में अपन क्या करते हैं, प्लांट की स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट होने के लिए, एक्सटिंक्ट हो सकती है, ठीक है, बहुत कम है, या कोई भी ऐसी कह सकते हैं कि प्रीशियस, ठीक है, प्लांट, लेट्स से कोई भी प्लांट है जिसकी स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने वाली है, उसको क्या किया अपन ने, प्रिजर्व किया, मीन उसको, उसकी स्पीसीज को अपन ने लिया, प्रिजर्व, ड्राइड, और एक शीट आती है, लाइक लेट्स से आपने टीवी में बहुत बार देखा होगा, शीट आती है, ठीक है, उसके अपन ने क्या किया, शीट, और ऐसे उसके ऊपर भी ऐसे शीट्स होती है, ठीक है, और उसपे ऐसे ये प्लांट्स प्रिजर्व होते हैं, उसके अंदर एक शीट, लेट्स से दिस, ये एक शीट, ये अपन ने यहाँ पे क्या किया, प्लांट्स को प्रिजर्व रखा, उसके ऊपर दूसरी शीट रखो, ठीक है। तो इस तरह से अपन ट्रांसपेरेंट शीट हो रही है, तो उसमें क्या होता है, वो प्लांट्स की वो स्पीसीज प्रिजर्व रही, और फिर उसको अपन ने कहीं पे भी रख दिया। सिमिलरली तो हर्बेरियम क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ टैक्सोनॉमिक एड, लिसन केयरफुली, इट इज अ टाइप ऑफ टैक्सोनॉमिक एड इन विच प्लांट स्पीसीज इज प्रिजर्व, ड्राइड, प्रेस्ड, ठीक है, मीन प्लांट स्पीसीज को अपन ड्राई, प्रेस और प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। एक तरह से काम वही है, सेम जैसे एनिमल्स को अपन जूलॉजिकल पार्क में अंदर ह्यूमन केयर रख रहे हैं, तो इसकी भी प्लांट की एक्सटिंक्ट स्पीसीज को अपन संभाल के रख रहे हैं, वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट ना हो पाए, ठीक है, उसके एक सैंपल अपने पास रख रहे हैं, हर्बेरियम। उसके बाद सेकंड आता है म्यूजियम। ना व्हाट इज म्यूजियम, ये सबको अच्छे से पता होगा, इस पे अपन ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे। म्यूजियम क्या होता है, बड़ी बड़ी सिटीज़ में अपन म्यूजियम में जाते हैं, तो म्यूजियम में स्केलेटर्स लगे, स्केलेटर्स भले वो मैमल्स के हो, ह्यूमंस के हो, डायनासोर्स के हो, तो स्केलेटर्स म्यूजियम में लगे हुए होते हैं। किसी भी प्लांट्स के प्रिजर्व फॉर्म लगे हुए होते हैं। विद ओवरऑल म्यूजियम भी क्या है, टैक्सोनॉमिक एड है, ठीक है, जहाँ पे अपन ने उन स्पीसीज को जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, उन स्पीसीज को अपन ने संभाल के रखा, प्रिजर्व करके रखा है, ठीक है। सो म्यूजियम मेनली टैक्सोनॉमिक एड है। थर्ड टैक्सोनॉमिक एड बॉटनिकल गार्डन्स। और बॉटनिकल गार्डन अगेन सेम थिंग, अपन बड़ी बड़ी सिटीज में बॉटनिकल गार्डन्स लोग मेनली विजिट करते हैं, ठीक है, टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। तो सेम वही है, बॉटनिकल गार्डन्स में अपन प्लांट्स की अलग डिफरेंट स्पीसीज, थाउजेंड्स, लैक ऑफ स्पीसीज को अपन वहाँ पे
नेचुरल हैबिटेट में अंडर ह्यूमन केयर अपन वहां पे रखते हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो कि वो स्पीसीज ना तो एक्सटिंक्ट हो पाए, सिमिलरली जितने भी अपन वहां जाके अपन विजिट तो कर ही पाते, तो उनसे अपन को उनकी इंफॉर्मेशन अपन कलेक्ट कर पाए। तो बॉटेनिकल गार्डन्स में भी सेम वही थिंग है। लाइक हर्बेरियम में अपन ने देखा था, हर्बेरियम में ये है कि अपन उनके सैंपल्स कलेक्ट करके रख रहे हैं। अपन उनके जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज है उनके अपन को प्लांट स्पीसीज को प्रेस ड्राई उसके फिर शीट्स में अपन उसके सैंपल कलेक्ट करके रख रहे हैं। जबकि बॉटेनिकल गार्डन्स में वो लाइव स्पीसीज को अपन 1000 लाख ऑफ स्पीसीज को वहां पे ग्रो हो रही है अंडर ह्यूमन केयर। उनको ना किसी से थ्रेटन है, मींस एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म से ना उनको कोई थ्रेटन है, और वहां पे वो एक्सटिंक्ट प्लांट स्पीसीज वहां पे ग्रो हो रही है और उनसे अपन इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। बॉटेनिकल गार्डन देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ बॉटेनिकल गार्डन, ठीक है। लाइक वन ऑफ द फेमस बॉटेनिकल गार्डन इज इंडियन बॉटेनिकल गार्डन इन हावड़ा, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन इन हावड़ा, ठीक है। द मोस्ट मेनली मेजर फेमस बॉटेनिकल गार्डन इन इंडिया। फोर्थ वन इज zoological park, zoological park, zoological park, zoological park. Now guys, what is zoological park? Again the same thing I talked before starting the taxonomy gate only. I gave the example of only zoological park. zoological park क्या है? आप शायद जो आप हम में से बहुत आप जो वीडियो देख रहे होंगे, आप में से बहुत जू पार्क जूलॉजिकल पार्क को विजिट करके आए हुए होंगे। अगर नहीं किया होगा तो गाइस प्लीज जाना, अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो जूलॉजिकल पार्क सिमिलरली वही थिंग है, टाइप ऑफ टैक्सोनॉमिकल एड है, जहाँ पे अपन एनिमल्स को, उन एनिमल्स को जो जिनकी स्पीसीज एक्सटिंक्ट, जिनकी स्पीसीज या फिर जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ठीक है, मतलब कगार पर है, एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है, लाइक टाइगर, राइनासोरस और भी है। सो उन एनिमल्स को अपन क्या करते हैं, अंदर ह्यूमन केयर, नेचुरल मींस नेचुरल जंगल ही है एक टाइप, नेचुरल हैबिटेट में उन स्पीसीज को अपन नेचुरल हैबिटेट में अंडर ह्यूमन केयर उन स्पीसीज को रखते हैं ताकि उनको एक्सटर्नल मीडियम से कोई थ्रेटन ना हो पाए, ठीक है। तो एक तरह से क्या अपन ने उन स्पीसीज का कलेक्शन ही करके रखा है, भले अपन हर्बेरियम की बात करें, म्यूजियम की बात करें, बॉटेनिकल गार्डन की बात करें या जूलॉजिकल पार्क की बात करें, ओवरऑल अपन ने हर एक स्पीसीज भले प्लांट्स हो या एनिमल्स हो कलेक्ट करके रखा है। तो ये थी अपने टैक्सोनॉमिकल एड। और वन मोर आई थिंक आती है, यस, फिफ्थ वन की, और यस इट इज अ टाइप ऑफ टैक्सोनॉमिक एड, पर अपन इसको अलग से लिखते हैं। So guys, I write term here, many term. First is key, monograph, manual. This three term, key, monograph and manual. So guys, अब अपन आते हैं लास्ट टैक्सोनॉमिक एड पे, दैट इज की। नाउ गाइस, व्हाट इज की? मेनली अगर डेफिनेशन में देखें तो की इज द टाइप ऑफ टैक्सोनॉमिक एड हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड स्पीसीज ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज बिटवीन देम, ठीक है। मींस यहाँ पे लिख सकते हैं, type of taxonomic aid helps in identification of different species on basis of similarity or and dissimilarity So guys, key is the identification. Key is a type of taxonomic aid which helps in identification of different species on the basis of similarities and dissimilarities. Means एक ऐसा टैक्सोनॉमिक एड अपन को पता है, अपन डिस्कस कर लिया अपनी पहले,
ठीक है। तो की क्या करता है, अपन को हेल्प करता है कि अपन डिफरेंट स्पीसीज को कैसे आइडेंटिफाई करें, मींस ये स्पीसीज इससे कैसे रिलेट है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ डिसिमिलरिटीज, ठीक है। अब की, अब कुछ टर्म्स आते हैं चैप्टर के लास्ट में जिनपे मेनली एग्जाम में ऑन द सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू के जरिए तो शायद ही वेरी शॉर्ट का कुछ क्वेश्चन बनते हैं, बट नीट में मेनली ये क्वेश्चन हर बार मींस हर साल बनते ही बनते हैं। तो जो टर्म आता है वो है मोनोग्राफ, मैनुअल, और एक और टर्म आता है दैट इज फ्लोरा। फ्लोरा, तो मोनोग्राफ, मैनुअल एंड फ्लोरा। व्हाट इज मैनुअल, सिंपली अपन को याद रखना है मैनुअल क्या है, इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन, इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन, किसी भी एक टैक्सॉन की इंफॉर्मेशन। अब टैक्सॉन, टैक्सॉन क्या है, टैक्सॉन क्या है, टैक्सॉन है एक रैंक इन टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, रैंक इन टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। Now what is taxonomical hierarchy? Taxonomical hierarchy, guys, recall species, genus, family, order, class, phylum, kingdom। तो ये सब क्या है, क्या है, हायरार्की है। हायरार्की उन सब उसको बोलते हैं अपन टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। और टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में किसी भी एक रैंक को, मींस एक रैंक को अपन किसी भी रैंक इन टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, ये जो पूरी हायरार्की स्पीशीज से किंगडम तक, इसमें एक रैंक को अपन बोलते हैं टैक्सॉन। मींस लेट्स से इसमें एक स्पीशीज क्या है, टैक्सॉन है, जीनस क्या है, एक रैंक है, टैक्सॉन है, किंगडम क्या है, एक रैंक है, टैक्सॉन है, क्लास क्या है, एक रैंक है, टैक्सॉन है। तो मींस एक रैंक को बोलते हैं। तो मैनुअल क्या है, इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन रैंक और एनी वन टैक्सॉन। व्हाट इज फ्लोरा, फ्लोरा किसी भी एक एरिया में प्लांट्स की इंफॉर्मेशन, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में कितने प्लांट्स है उनकी इंफॉर्मेशन। सो प्लांट्स इन पर्टिकुलर एरिया, फ्लोरा, प्लांट्स इन पर्टिकुलर एरिया, प्लांट्स इन पर्टिकुलर एरिया, प्लांट्स इन पर्टिकुलर एरिया, प्लांट्स इन पर्टिकुलर एरिया। सो गाइस फ्लोरा इज प्लांट्स इन पर्टिकुलर एरिया, मैनुअल इंफॉर्मेशन ऑफ एन टैक्सॉन, एंड मोनोग्राफ, मोनोग्राफ इज इंफॉर्मेशन ऑफ, कह सकते हैं कि लेट्स से मोनोग्राफ, फर्स्ट आई रब इट गाइस, ये तो अब रब कर सुनो, कैन आई रब दिस। तो गाइस so guys, now monograph. Now what is monograph? I write it here, monograph, now yes, monograph, I write it here. So guys, 1 minute, little slight mistake guys, a slight mistake. I cut manual here, I cut manual here, guys please note, I cut manual here and write it here monograph, write it here monograph, and write it here manual. So monograph is the information of any one taxon. I'm sorry, by mistake I write manual here. So monograph is information of any one taxon. यहाँ पे recollect कर लेना, monograph है information of any one taxon, manual है अभी मैं बता रहा हूँ, क्या ये गलती हो गई थी, इंसान यार गलती इंसान से ही होती है। तो guys now manual is, I write it here, please guys write information of any species, in an area on basis of similarity and dissimilarity. So guys, मैनुअल क्या हुआ, मोनोग्राफ इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन। व्हाट इज टैक्सॉन, रैंकिंग टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। व्हाट इज टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, स्पीशीज टू किंगडम, सो गाइस मैनुअल क्या है, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में स्पीशीज के नाम की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, उसे बोलेंगे हम
मैनुअल। तो मेनली गाइस जो एनसीईआरटी का लास्ट, मैं आपको कह रहा हूँ जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे उसमें जो लास्ट पेज के जो लास्ट वाला की टॉपिक के बाद वाला पैराग्राफ है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज स्टार इट देयर। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं पैराग्राफ। So guys, final we have completed one shot the living world here, taxonomic aid, key, monograph, flora and manual। अपन ने taxonomic hierarchy देखी, nomenclature देखा, scientific binomial nomenclature देखा गाइस, स्टार्ट किया था लिविंग वर्ल्ड पे, खत्म कर रहे हैं टैक्सोनॉमिक एड पे। तो गाइस वन शॉट लिविंग वर्ल्ड कंप्लीटेड। नाउ गाइस इट्स टाइम्स टू नीट एमसीक्यू। तो गाइस हल्का सा ब्रेक ले लो, उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं नीट एमसीक्यू। सो गाइस आफ्टर ब्रेक वी कम टू आवर बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज नीट एमसीक्यू। अब गाइस ये वाले जो एमसीक्यू है ना, ये ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्चुअली ये एमसीक्यू प्रीवियस ईयर एमसीक्यू नहीं है। हमने क्या किया है, प्रीवियस 10 ईयर के एमसीक्यू को पैटर्न देकर उनके बेस्ट एमसीक्यूज हम यहाँ पे लाया है। मींस पिछले 10 इयर्स के पहले एमसीक्यूज डिफरेंट है, पर पैटर्न जो है वो यही आ रहा है, ठीक है। तो गाइस फर्स्ट एमसीक्यू, आप चाहे तो साइड में वॉच चौकस लगा लें। तो फर्स्ट एमसीक्यू, compare to genus which is less general in character, compare to genus which is less general in character। So guys your time start now। family, species, division, class, family, species, division, class, A B C D, which one? Remember guys, taxonomical hierarchy, species, genus, family, order, class, phylum, kingdom। So compare to genus which is of them is less general in character, less general in character। So guys answer is species। Now why species? NCERT, when you read NCERT, और मैंने लेक्चर में भी बताया था, as compared to genus and species, species has less general characteristics among animals, among organisms। species has less number of characteristics as compared to genus। मीन जीनस में, स्पीसीज में देखें तो जो स्पीसीज में, स्पीसीज के बाद जीनस ऐसे आता जा रहा है। तो स्पीसीज में जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, वो स्पीसीज में कम होगी एज कंपेयर टू जीनस। सेकंड क्वेश्चन नाउ गाइस, सो आंसर इज बी। सो गाइस आंसर इज बी। अब जिसका आंसर सही हुआ है वो अपने आप को, अपने खुद को कितने मार्क्स डिनोट करेंगे, +4। कितने डिनोट करेंगे, +4। और जिसका रॉन्ग हो गया वो एब्सोल्युटली -1। नाउ गाइस लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर वीट which of following is correct? For wheat which of following is correct? First option, genus Triticum, family Phocaea, order Poles, class Monocotyledon। Second one, genus Triticum, family Phocaea, order Poles, class Dicotyledon। Third, genus Triticum, family Phocaea, order Cependials, class Monocotyledon। Fourth one, genus Triticum, family Anacardiaceae, order Poles, and class Monocotyledon। So guys इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन होगा वीट के लिए? तो गाइस टाइम स्टार्ट नाउ। तो गाइस जिनको सही आंसर आया कमेंट बॉक्स में लिखे स्टॉप वॉच स्टार्ट करते जाना। तो गाइस देखते हैं कौन सा सही आंसर है। मेनली अब अपन को देखना क्या है, जीनस टाइटिकम सब में सेम है, तो जीनस तो हटा ही दो, ठीक है। अब बचा ऑर्डर पोल्स, इसमें ऑर्डर डिफरेंट आ गया, इसमें ऑर्डर सेम आ गया, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन के करने के लिए मैंने आपको लेक्चर रिवाइंड करो। मैंने क्या बोला था, एनसीईआरटी का टेबल 1.1 मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसी का क्वेश्चन ये दे दिया है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर जिसने वो टेबल को अच्छे से रीड किया होगा, अच्छे से समझा होगा, उसको ये आंसर आ गया। सो गाइस वीट बिलोंग्स टू जीनस ट्राइटिकम, चार ऑप्शन में तो मतलब वही होना है। फैमिली पोएसिए, सही है, फैमिली पोएसिए। ऑर्डर पोल्स, बिल्कुल
family Poaceae and order Poles, which belongs to order Poles, and class Monocotyledon. No, guys, we studied that wheat is dicotyledon. Wheat is dicotyledon. So genus Citricum, Poaceae, Poles, and dicotyledon. So correct answer is B. Correct answer is B. Correct answer is B. तो जिनका B सही हुआ वो अपने आप को +4 डिनोट करेंगे और बाकी A, B, A, C और D के लिए -1. Now guys, third question, third MCQ. Let's come to third MCQ. I rub it. ऊपर वाला I rub it. Now guys, let's come to third MCQ. One of the first in taxonomy is. इनमें से टैक्सोनॉमी में फर्स्ट क्या आएगा? इनमें से गाइस टैक्सोनॉमी में फर्स्ट क्या आएगा? One of the first in taxonomy from following: identification, description, naming, classification. Now guys, again same thing. हल्का सा कॉमन सेंस लगाना है इसमें, हल्का सा कॉमन सेंस लगाना है. इन चारों में से फर्स्ट क्या आएगा? लेट्स से एक एनिमल को मानते हैं, लेट्स से अपन एक एनिमल को मानते हैं, ठीक है. अब उस एनिमल का अपन को कुछ नहीं पता, उस एनिमल का ना अपन को नाम पता है, ना एनिमल क्या है, आइडेंटिफाई कुछ नहीं पता उसको, ठीक है. सबसे पहले किसी भी अपन नोमेनक्लेचर को स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन. ठीक है. क्लासिफिकेशन अपन लास्ट से शुरुआत पे आते हैं, मतलब सबसे लास्ट में अपन क्या करते हैं? इनमें से आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, नेमिंग, क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है. क्लासिफिकेशन अपन कब करते हैं? जब अपन को उसका नेम, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी सिमिलर ओवरऑल उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अपन को पता होगा, अपन क्लासिफिकेशन करता है. तो क्लासिफिकेशन तो कैंसिल हो गया. नेमिंग भी वही तभी करेंगे जब अपन को उसके बारे में कुछ तो पता होगा, तभी अपन उसकी नेमिंग करेंगे. नेमिंग भी कैंसिल हो गया. अब बचा आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन. तो गाइस जस्ट थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ. आइडेंटिफिकेशन अपन क्या डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन करेंगे क्या? हाँ यार ये तो वही था. अपन किसी को आइडेंटिफाई करते हैं तो कब करते हैं? जब अपन ने उसको पहले कभी देखा हुआ होता है या उसके बारे में अपन को कुछ पता होता है. तो आइडेंटिफिकेशन कब करेंगे? जब अपन को उसके बारे में कुछ पता होगा. मींस क्या होगा? डिस्क्रिप्शन अपन को उसका अपन को डिस्क्रिप्शन पता होगा. सो सबसे पहले क्या आएगा? वन ऑफ द फर्स्ट इन फॉलोइंग इज डिस्क्रिप्शन. तो अगेन बी ऑप्शन इज राइट, ए इज करेक्ट. तो जिनका बी ऑप्शन सही हुआ वो अपने आप को +4 मार्क्स डिनोट करेंगे. जिनका ए, सी या डी था वो अपने आप को -1 मार्क्स डिनोट करेंगे. तो गाइस लेट्स मूव फर्दर. So guys, next MCQ. A true species comprises of population. Means true species में से इनमें से कौन सी true species है? इन चार ऑप्शन में से कौन सी true species है? और true species comprise of following: first, interbreeding; second, sharing the same neck; third, reproductively isolated; and fourth, feeding over same food. So guys, let's start thinking about this. Let's start. A B C D. गाइस आपके साथ है ना, मैं भी ये क्वेश्चन अभी मींस पहली बार देख रहा हूँ, मैंने भी अब तक आंसर देखे नहीं इनके. सो गाइस लेट्स स्टार्ट डिस्कस अबाउट इट. और ट्रू स्पीसीज, अब इनमें से कौन सी ट्रू स्पीसीज कंप्राइज, इनमें से ट्रू स्पीसीज किसको कंप्राइज करती है, या इनमें से कौन सा टर्म ट्रू स्पीसीज के रिलेटेड है? ट्रू स्पीसीज मींस कह सकते हैं अपन है ना प्योर वन. ट्रू स्पीसीज कह सकते हैं प्योर वन, ठीक है. लेट्स से ट्रू स्पीसीज इज फॉर्म बाय इंटरब्रीडिंग से ट्रू स्पीसीज. अब इंटरब्रीडिंग क्या होती है पता है? किसी एक ब्रीड के एनिमल से किसी दूसरे ब्रीड के एनिमल को आपस में हम ब्रीडिंग जब कराते हैं ना, और जो अपन के पास रिजल्ट आता है ना, उस स्पीसीज क्या वो ट्रू स्पीसीज होगी या नहीं होगी? वो स्पीसीज ट्रू थोड़ी होगी. ट्रू स्पीसीज वो थोड़ी होगी. क्यों? एक एनिमल दूसरे ब्रीड का और एक एनिमल वापस दूसरी ब्रीड का, तो वापस पूरा अलग ही हो गया ना, स्पीसीज ट्रू रही नहीं. सेकंड, शेयरिंग द सेम नेक. अब नाइक क्या होता है? पूरा एक पर्टिकुलर एरिया, ठीक है. इसमें ये क्या है कि ट्रू स्पीसीज वो होगी जो केवल एक पर्टिकुलर एरिया में रह रही है. अब जरूरी थोड़ी है एक पर्टिकुलर एरिया में कोई अलग एक स्पीसीज अलग होगी दूसरी स्पीसीज, ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक स्पीसीज आपस में रिलेट हो, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं. अब
एक एरिया में रहने से वो स्पीसीज, हर एक स्पीसीज आपस में सेम नहीं हो पाती, ट्रू स्पीसीज नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये भी कैंसर, फर्स्ट कैंसर, सेकंड कैंसर। थर्ड इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। मींस क्या कहना चाह रहा है ये कि जो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड स्पीसीज मींस जो अपने पास रिप्रोडक्शन मींस कोई भी दो ऑर्गेनिज्म आपस में रिप्रोडक्शन के बाद जो अपने पास स्पीसीज आ रही है, ठीक है, उसको आइसोलेट कर, वो मतलब एक रिप्रोडक्टिवली अलग आइसोलेट। आइसोलेटर का मतलब क्या होता है? आइसोलेट का मतलब पूरी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, मतलब हर किसी से उसको आइसोलेट करना, अलग कर देना, ठीक है, अलग करके रख देना, ठीक है। तो ट्रू स्पीसीज क्या हुआ? मींस ट्रू स्पीसीज वो होगा कि एकदम सेम स्पीसीज है। ट्रू स्पीसीज क्या हुआ? एकदम सेम स्पीसीज है, ठीक है। मतलब उसको ना उसमें मतलब कह सकते हैं कि जितनी भी सिमिलरिटीज आपस में रिलेट कर रही है, ठीक है, एकदम ग्रुप ऑफ स्पीसीज क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर, ग्रुप ऑफ रिलेटेड एनिमल्स, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म और लिविंग थिंग, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो सकता है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो सकता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, फीडिंग ओवर सेम फूड। वापस सेम बात, कोई एक फूड है, एक फूड पार्टिकल है, अब ये स्पीसीज इसके ऊपर फीड कर रही है या इस फूड पार्टिकल के ऊपर फीड कर रही है। जरूरी थोड़ी है कि दूसरी स्पीसीज के फूड पार्टिकल के ऊपर फीड करेगी तो दोनों में स्पीसीज सेम हो जाएगी। जरूरी नहीं है एक फूड पार्टिकल के ऊपर अलग अलग स्पीसीज भी तो फीड कर सकती है ना। तो इंटरब्रीडिंग नहीं होगा, शेयरिंग द सेम लाइफ नहीं होगा, फीडिंग ओवर सेम फीड तो होगा नहीं। तो ऑब्वियसली रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो जिसका सी सही हुआ है वो +4 और जिसका इन तीनों में से सही था वो -1। So let's come to next question, next MCQ. Correct sequence of taxonomic aid, taxonomic category. Correct sequence of taxonomic category. Taxonomic category. Taxonomic category. मीन इनमें से चारों में से सीक्वेंस कौन सी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सही सीक्वेंस में? मीन सीक्वेंस क्या था? रिकॉल द सीक्वेंस, रिकॉल द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। सीक्वेंस क्या था? स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये था। अब देखते हैं फर्स्ट वन, स्पीसीज सबसे बड़ी स्पीसीज, उसके बाद जीनस, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फाइलम। पूरा ही गलत हो गया ना, फाइलम को सबसे नीचे रख दिया जबकि फाइलम सेकंड लास्ट, किंगडम के बाद फाइलम आता है। इसमें स्पीसीज को सबसे ऊपर बता दिया, तो पूरा फाइलम अपन ने सबसे स्मॉलर देखा, देख के कट कर देना है। स्पीसीज, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम, वापस सेम बात, फर्स्ट देखते ही अपन को कट करना है। स्पीसीज तो सबसे नीचे वाली है ना, उसके बाद जीनस, उसके बाद फैमिली, तो स्पीसीज ऊपर हो ही नहीं सकता, कैंसिल। जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर, किंगडम, वापस सेम थिंग, किंगडम प्रेजेंट है और ऑर्डर जीनस को सबसे ऊपर बता रहा है, इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज नन ऑफ दिस। ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज नन ऑफ दिस, दैट इज नन ऑफ दिस। तो अगेन जिसका डी है वो अपने आप को +4 डिनोट करेंगे, बाकी के लिए -1। So our last neat MCQ based on the pattern. ओवरऑल अपन को पैटर्न समझ में आई ना? अपन ने ये 5 MCQ 6 अभी अपन डिस्कस करेंगे, 6 वाला भी अपन डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल पैटर्न अपन को समझ में आई ना? ओवरऑल पैटर्न तो मींस इसी पैटर्न पे ना नीट पे MCQ बनते हैं, ठीक है। बस डिफरेंट क्या हो जाएगा, अपन ने जैसे वीट का अपन ने वो देखा, फैमिली, क्लास, उसका पूरा सीक्वेंस, तो उसकी जगह किसी और लिविंग थिंग का दे दिया, लेट्स से मैंगो का दे दिया, मैग्नीफेरा इंडिका, साइंटिफिक नेम मैंगो का, मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। हाउस फ्लाई का दे दिया, ह्यूमन का दे दिया, तो बस डिफरेंट मेनली यही आएगा, ठीक है गाइस। सो आज 6 और लास्ट MCQ बेस्ड ऑन पैटर्न, व्हिच वन ऑफ दिस कैटेगरी हैज रियल एक्जिस्टेंस? व्हिच वन ऑफ दिस कैटेगरी हैज रियल एक्जिस्टेंस, मतलब इन कैटेगरी में से रियल एक्जिस्टेंस किसका है? इन कैटेगरी में से रियल एक्जिस्टेंस किसका होगा, ठीक है। रियल एक्जिस्टेंस मींस स्पीसीज, जीनस, किंगडम, फाइलम, स्पीसीज, जीनस, किंगडम, फाइलम। Group of species is known as genus. Group of genus is known as kingdom. Group of kingdom is known as phylum. But real existence, सच में अभी उनका existence है। Species का मतलब क्या था? A group of related organism. A group of related organism. मतलब वो organism जिसमें आपस में characteristic similar हो, है ऐसे organism present है जिनकी characteristic आपस में similar होती है, ठीक है। Species of genus, kingdom और phylum। अपन ने टैक्सोनॉमी का हायरार्की में स्पीसीज के बाद ग्रुप ऑफ स्पीसीज जीनस लिया, ग्रुप ऑफ जीनस फैमिली लिया, ग्रुप ऑफ फैमिली ऑर्डर लिया, ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्लास और फिर फाइलम और किंगडम। इन सबको अपन ने क्या किया, स्पीसीज के बाद
a group of species को genus लिया, अपन ने माना तो है overall taxonomic hierarchy की है, but real existence तो species का ही है ना, जो भी present है group of related organism, ठीक है. So which one of this category is real existence? There is species and other one is incorrect. So again same plus 4 minus 1 minus 1 minus 1. So guys, here with one shot, best one shot, we have completed class 11 first chapter, the living world, with amazing and the overall different pattern of NEET MCQ. So guys, here we completed the living world in best one shot video. So for any query, any doubt, please write down in the comment box. And if you like the video, then please give us a nice thumbs up. So let's meet in the next video.